शुरू करते हैं। अध्याय 15 है जो कि मुगल वंश हम पढ़ने चल रहे हैं। मुगल वंश में बाबर इंपॉर्टेंट है, हुमायूं, शेरशाह भी इसमें सम्मिलित होगा क्योंकि शेरशाह बीच में आता है। मुगल का थोड़ा-सा जो है अंत होता है, फिर जो है हुमायूं वापस आता है। मतलब मुख्य रूप से बताया जा रहा है, याद रखना है। और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे फिर बहादुर शाह जफर, ये सब आता है, हम जानते ही हैं। तो वो सब बातें अलग है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा 6 शासक माने जाते हैं। अब बहादुर शाह जफर को जोड़ दिए तो 7 माने जाते हैं और बीच में जो हैं वो तो गायब हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पानीपत का युद्ध जानेंगे, खानवा का युद्ध जानेंगे, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज जिसे बिलग्राम युद्ध बोलते हैं, ये सब आज पढ़ेंगे। हल्दी घाटी जानेंगे। चलिए तो क्लियर करते हैं और जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं, और मेरी तरफ से जो भी त्रुटि अगर आपको दिखे तो हम क्षमा चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं, बताइए कौन सा सत्य है। तो आप जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। कहाँ का था? फरगना का शासक था, तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि डी दिख रहे होंगे। दूसरा है कि बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, तो दम ये भी बात सही है। तीसरा क्वेश्चन है वह तैमूर वंश से संबंधित था, तो ये भी बात सही है। और ये 2 वंश से संबंध रखता है, एक माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से। तो चलिए हम जानते हैं क्या ये बात सत्य है, तो जान लीजिए। तो देखिए 1494 की बात हो रही है, 1494 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो है अल्पायु में, 12 वर्ष की आयु में, कहिए अल्पायु में, बाबर जो है ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना अक्सियाना के फरगना, क्या है, फरगना नामक छोटे से राज्य का जो है शासक बना। कब बना? 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आगे बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर जो है अधिकार कर लिया, जिसे हम काबुल अफगानिस्तान समझ रहे हैं, उस पर अधिकार कर लिया था। कौन? बाबर ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1494 की बात करते हैं तो 12 वर्ष की आयु में जो है बाबर ने क्या किया था? ट्रांस ऑक्सियान के फरगना, एक छोटा सा राज्य था, उस पर क्या बन गया? शासक बन गया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलिए। वह कहता है मतलब बाबर कहता है, ठीक है, बाबर कहता है, समझ गए। तो वह कहता है कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत, जो जीता था क्षेत्र को, तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। तो ये सोचना बंद नहीं किया था, हमको जीतना है, ये सोचता था। समझ गए? अडिग था कहने का मतलब। आगे जानते हैं। बाबर, यहाँ पे देख रहे हैं, बाबर के पिता तैमूर वंश और माता जो है मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर के पिता जो है तैमूर वंश से संबंध रखते थे और माता मंगोल वंश से संबंध रखती थी। बाबर जो है तैमूर वंश से है और माता जो है मंगोल वंश से संबंध रखती है, ये हम जान गए। लेकिन बाबर क्या किया कि एक नवीन वंश की नींव डाली, जिसका नाम तुर्की नस्ल से है, मतलब तुर्की से संबंधित है, तुर्की नस्ल से है, जिसका नाम है चगताई वंश था। क्या था? चगताई वंश था। चगताई वंश, जिसका नाम है चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। याद रखिएगा, समझ गए। तो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, याद रखिएगा इस वंश का नाम। परंतु आमतौर पर उसे जो है मुगल वंश जो है कहा गया, जो कि अभी हम मुगल वंश के नाम से जानेंगे भारत में आने पे। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा था, ठीक है। यह राजपूत राजा था राणा सांगा, जो कि हार गया था खानवा के युद्ध में, जो कि बाबर और राणा सांगा की बात करता है। और खानवा के युद्ध की बात करते हैं, तो चलिए इसमें हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को, मतलब 1527 को, 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो आपसे ये भी पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 16 मार्च 1527 को, ठीक है। किसके बीच खानवा का युद्ध हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर कौन था? तो मुगल वंश का शासक था। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या है? तो खानवा का युद्ध है। क्लियर हो गया। और चलिए जानते हैं, इसी युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो आपसे पूछेगा कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो ये हमारा खानवा का युद्ध में दिया था। क्लियर हो गया।
एवं इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपसे ये भी पूछेगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण किया था, किस जीत के बाद धारण किया था? तो खानवा का युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण किया था। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करते हैं। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए। तो देखिए केवल 3 ही सही है। क्यों सही है चलिए जानते हैं। तो ये वाला जो है वही सही है बाबर के बारे में। इस क्षेत्र में तैमूरी जिसे तिमुरिद भी बोला जाता है, तैमूरी वंश स्थापित हुआ है। यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल जानते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो सुनिए, बाबर का जन्म अगर बात करें आगे, तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। ठीक है, 1483 में जो है जन्मा था, ये जान गए। और चलिए जानते हैं 1483 में काबुल मतलब अफगानिस्तान जो कि अभी है। ठीक है, अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के समीप फरगना में जन्मा था कौन? बाबर, 1483 में। चलिए आगे और जानते हैं। इसका पूरा नाम की बात करें, बाबर का पूरा नाम पूछता है, बहुत बार पूछा है। तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखेंगे। कैसे जानेंगे? तो सुनिए, बाबर का जन्म तो हम जान गए, चलिए ये सब जान गए भाई। काबुल अफगानिस्तान के समीप एक फरगना था, वहां का जो है शासक भी था, ये वहां जन्मा था भी। अब इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछता कि बताइए बाबर का पूरा नाम, तो हम बताएंगे जहीरुद्दीन। याद रखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, पूरा नाम। चलिए आगे जानते हैं। बाबर की बात करते हैं। तो यह जो है तैमूर वंश से संबंधित था। क्या था? तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1526 है, जो कि पानीपत के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देखिए पानीपत के युद्ध था, जो कि हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछता है कि भाई बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था 1526 था। अब 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, जिसमें अगर बात करें, इसका सामना जो है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था। ठीक है, किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। और सुनिए, जिसमें क्या हुआ, तैमूर वंशी बाबर की जो है विजय हुई थी। हाँ, इसमें बात सही है, इब्राहिम लोदी हार गया था, अमर भी गया था, ये भी जान लीजिए। और तैमूर वंश जो है बाबर जो था उसका विजय हुआ था। समझ गए? अब भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। फिर मुगल लोग जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए आक्रमण करके। इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर जो है प्रयोग किया था। समझ गए? बारूद का प्रयोग किया था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं और शेरशाह दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि हुमायूं के समय में ही शेरशाह आक्रमण करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, हुमायूं के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान जाइए, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से है कौन जो है सत्य है, बताइएगा। सत्य बताना है। तो देखिए, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य। क्यों सत्य, चलिए जानते हैं। तो पहला देखिए, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा, ये भी सही बात है, 1530 के पर गद्दी पर बैठा था। दूसरा क्वेश्चन, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर जो है घेरा डालते समय उसका जो है सामना शेरशाह या शेर खां से हुआ था। जिसे शेरशाह जानते हैं उसे शेर खां कहा जाता था। उससे सामना हुआ किसका? आपका हुमायूं का। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, आगे क्या है कि बाबर की मृत्यु के पश्चात, जैसे बाबर की मृत्यु हुई उसके पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं जो है आगरा की गद्दी पर बैठा। कहाँ की गद्दी पर बैठा? आगरा की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? हुमायूं बैठा। कब? दिसंबर 1530 को, बाबर के मृत्यु के बाद। और बात करते हैं, उस समय वह जो है 23 ईयर्स का था, मतलब 23 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का था। कौन? हुमायूं। बाबर तो 12 वर्ष का था, आप जानते हैं, और हुमायूं जो है 23 वर्ष का था। तो सुनिए, 1532 की बात करते हैं। 1532 ईस्वी में क्या किया? फिर हुमायूं की बात कर रहे हैं ना। 1532 ईस्वी में दौराह नामक स्थान पर अफगान सेना को जो है परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में
जाना जाता था। मतलब पूर्वी जो भारत है, भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था, जिसे हम चुनार दुर्ग कहते थे, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, मिर्जापुर के नाम से जानते हैं। उसी को ये घेरा डालना था, हुमायूं डाल रहा था, याद रखिएगा। और 1532 की बात हो रही है, और दौराहा नामक स्थान पर, दौराहा जो कि बिहार हम जानते हैं, बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा, उस समय नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त किया था। कौन परास्त किया था? हमारा ये कौन, हुमायूं ने परास्त किया था। और चुनार दुर्ग को जो है घेरा डाल रहा था कि भाई पूर्वी जो भारत से प्रवेश द्वार था उसको बंद करने का। ठीक है, ये तो आप जान गए और जानते हैं। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। समझ गए, शेर खां जिसे शेरशाह सूरी कहते हैं। तो चुनार दुर्ग जो था अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था जब घेरा डाल रहा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें प्रश्न की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें मिलान करना है आपको और बताना है कि कब और कैसे हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप जानते ही हैं कि बाबर और भाई इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में। तो ये तो आप जान गए। 1 आ 2, तो 1 आ 2 जहां होगा आपका वो सही होगा। तो देखिए बी और सी में ही दिख रहा है, तो ए को काट दीजिए, डी को काट दीजिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बस 1 साल बाद 1527 में हुआ था। ये भी किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर तो जीत ही गया था, दोनों युद्ध जीत रहा था, लगातार जीत रहा था। अब चौसा के युद्ध की बात करते हैं। देखिए खानवा का युद्ध, तो ये जो आपका बी दिख रहा है वही आंसर सही होगा। और जानते हैं ये 1 साल बोल रहा हूँ, सॉरी, 1539 में हुआ था, मतलब 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। ये भी आप जान गए। ये भी किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, लेकिन हुमायूं इसमें हार गया था, शेरशाह सूरी जीता था। चलिए कन्नौज की युद्ध की अगर बात करें हम, तो कन्नौज की युद्ध को एक और नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध, है ना। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें याद रखिएगा शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, समझ गए, और हुमायूं को इस समय भागना पड़ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में बात करेंगे और भी, तो बस इतना जान लीजिए। तो आपका बी नंबर जो है सही है। और यहाँ पे देख लीजिए पानीपत का युद्ध जो है, प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर जो है उस समय विजय हुआ था, शासक हुआ था। खानवा के युद्ध में भी जान लीजिए 1527 में हुआ था। 16 मार्च 1527 देता है, क्योंकि बाबर ही जीता था, विजय शासक हुआ था। चौसा के युद्ध में देखा जाए तो जून 1539 में हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी जीता था। कन्नौज का युद्ध भी हुआ था, जो कि 1540 में हुआ था, और शेरशाह सूरी ही विजय शासक बना था। और चौसा कन्नौज के युद्ध को एक और नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध में आप जानते हैं शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ही जीता था, हुमायूं को हार हुई थी। क्लियर हो। 6 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन नंबर है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे या संबंधित बताएंगे? बताइएगा किस शासक से संबंध रखता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो है शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी वो सही है। शेरशाह के द्वारा जो है यह कथन जो है, शेरशाह के द्वारा यह कथन कहा गया था, कौन सा? एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये जो शब्द है ये शेरशाह के द्वारा जो है, याद रखिएगा यह कथन कहाँ कब कहा गया है, यह सवाल बनता है। तो यह कथन जो है मारवाड़ जो कि वर्तमान में जोधपुर को कहते हैं, मारवाड़ के शासक मालदेव के जो है युद्ध हुआ था, मालदेव से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध किस समय कहा गया था, ठीक है। ये वाला लाइन कौन सा लाइन? एक मुट्ठी बाजरे वाला लाइन। और याद रखिए मालदेव से युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1544 में हुआ था, तो उसी समय कहा गया था। ये डेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं और सुनिए, जब शेरशाह ने जो है शौर्य के स्थान पर कूटनीति का जो है सहारा लिया। किसका सहारा लिया? कूटनीति का सहारा लिया। शेरशाह ने, याद रखिएगा, जयता, ठीक है, कुंपा, क्या है? कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर, ठीक है, कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। क्या वक्तव्य दिया था? मतलब कहने का मतलब शेरशाह सूरी क्या था? जयता और कुंपा, ठीक है, ये दोनों की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। ये भी माना जाता है, ये भी सत्य बात है। और जानते हैं शेरशाह ने अजमेर, जिसे जोधपुर कहते हैं, जोधपुर में है, ठीक है, अजमेर,
नागौर बोला जाता है, मेड़ता बोला जाता है एवं आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। याद रखना है। यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात अस्थायी नहीं रह सकी। समझ गए? सूरी ने कहाँ-कहाँ अधिकार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी ने अजमेर पर, नागौर पर, मेड़ता, याद रखिएगा, आबू किलों पर जो है अधिकार कर लिया। समझ गए? शेरशाह सूरी ने। आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था? तो वो दिल्ली की एक किला है, जिस किला का नाम है किला ए कुहान। समझ गए? इसका जो है निर्माण करवाया था, क्योंकि ये मस्जिद था। ठीक है? तो किला ए कुहान मस्जिद का जो है दिल्ली में करवाया था शेरशाह ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। शेरशाह ने दिल्ली में जो है हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को ध्वस्त कर दिया, या ध्वस्त कर उसके ध्वंसा अवशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया। कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने। कहाँ करवाया? दिल्ली में। दिल्ली में किसका मकबरा को तोड़वाया? हुमायूं द्वारा जो निर्मित था दीन पनाह, उसको ध्वस्त करवा दिया। उसके जगह पे पुराने किले का निर्माण कराया। ठीक है, आगे चलिए। इस किले के अंदर जो है शेरशाह ने 1545 ईस्वी में जो है किले ए कुहाना मस्जिद का जो है निर्माण करवाया। कब करवाया? 1545 ईस्वी में। ठीक है, ये क्लियर हो गए। कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने। गलत मैंने नहीं बोला, ये आप जानते। कुहना, देखिए कुहना या कुहाना कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखना है। शेरशाह का शासनकाल अगर पूछे तो भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। किसका कहा जाता है? संक्रांति का युग कहा जाता है। 8वें प्रश्न की बात करें तो कृषकों मतलब कृषि की बात हो रही है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? मतलब मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो चलिए जानते हैं कौन किया था 8वें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे ही पट्टा शब्द आए, काबूलियत आए और कृषक के लिए आए, सहायता के लिए एक व्यवस्था चालू किया था, तो कौन किया था? शेरशाह सूरी ने। क्लियर हो गया? आगे जानते हैं क्या किया उसने। शेरशाह सूरी ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, मतलब डायरेक्ट आमने सामने। ठीक है, प्रत्येक किसान को जो है, प्रत्येक किसान जो किसान थे को पट्टा दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पट्टा। और उनसे जो है कबूलियत, क्या है? कबूलियत लिखवाया जाती थी। मतलब कबूलियत लिखवाया जाता था, कुछ लिखवाया जाता था, बॉन्ड कहिए जिसको कबूलियत कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, वो लिखवाया जाता था। और चलिए, शेरशाह के समय में भूमि जो है 3 वर्गों में जो है विभाजित की गई। 3 वर्गों में कौन कौन? उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में विभाजित की गई। मतलब उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निकृष्ट भूमि, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। अब चलिए और जानते हैं, है ना। सुनिए, जो पैदावार होते थे उसकी बात कर रहे हैं। तो पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में जो है वसूली करती थी। 1/3 भाग याद रखिएगा, वसूली करती थी। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीवाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं महाशिलाना शुल्क भी देना पड़ा। याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछता है कि बताइए कि 1/3 भाग सरकार को लगान देनी पड़ती थी और किसानों को शेरशाह के शासनकाल में और भी क्या करना पड़ा? जरीवाना देना पड़ा। जरीवाना को ही सर्वेक्षण शुल्क कहते हैं, जिसको याद रखिए, जरीवाना कह दिए या सर्वेक्षण शुल्क। एवं महाशिलाना, क्या है? महाशिलाना शुल्क भी देना पड़ा किसानों को। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्लियर हो गए? 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा जो है, जिसे टॉम बोलते हैं, कहाँ स्थित है? बताइए। तो सासाराम का नाम सुने, वहीं पे है, जो कि बिहार में है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, बिहार के शाहाबाद, कौन है? शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। समझ गए? बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। आप जाके घूम सकते हैं। यह मकबरा जो है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। तो हिंदू मुस्लिम का स्थापत्य शैली का एक सम्मिश्रण, मतलब मिला जुला जो है सुंदर उदाहरण माना गया है। मकबरे के भीतरी भाग, मकबरे के अंदर जाइएगा तो उसके भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप जो है सुसज्जित किया गया है। अंदर के भाग को सुसज्जित किया गया है हिंदू वास्तुकला के अनुरूप। ठीक है, अंदर जाइएगा तब इस पर जो है हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें हिंदू और इस्लामी कला दोनों दिखेगा आपको शेरशाह के मकबरा में।